मैं हूं प्रशांत चुरहे और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान जैसे ही नजदीक आता दिखाई दे रहा है, टीएमसी बीजेपी के बीच अब सियासी घमासान और तेज होता दिखाई देने लगा है। और ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कल है, उससे पहले बीजेपी की पूरी तैयारी, लेकिन इस रैली को लेकर के अब ममता बनर्जी घबराई नजर आ रही हैं। आरोप बीजेपी का यह लग रहा है और इसीलिए पूरे कोलकाता को ममता बनर्जी के पोस्टर से पाट दिया गया है। जगह जगह ममता बनर्जी के पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में रैली है, तो कोलकाता में ही टीएमसी ने ममता बनर्जी के पोस्टर पूरे शहर में लगा दिए हैं। बीजेपी भी पीएम की इस रैली को कामयाब बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले टीएमसी के बड़े बड़े पोस्टर्स और ममता बनर्जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स हर तरफ कोलकाता में लगा दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एजीसी बोस रोड पर और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ममता बनर्जी का पोस्टर लगाया गया है। और ये पोस्टर्स ऐसे पोस्टर हर तरफ कोलकाता में लगाए गए हैं। पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है बांग्ला निजेर मेके चाई, यानी बांग्ला जो है, बंगाल जो है वो अपनी बेटी को ही चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये पोस्टर एजीसी बोस रोड पर लगाया गया है, दोनों तरफ सड़क के लगाया गया है। प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचने वाले हैं और ब्रिगेड मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ठीक उससे पहले पूरे कोलकाता में, चाहे एजीसी बोस रोड हो, कैमिक स्ट्रीट हो, पार्क सर्कस हो, साउथ कोलकाता हो, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, जितने भी जगह है एयरपोर्ट के पास, हर तरफ जिधर भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको केवल और केवल टीएमसी के बड़े बड़े होर्डिंग्स, ममता बनर्जी के बड़े बड़े पोस्टर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होर्डिंग, पोस्टर और बैनर से पूरे कोलकाता को पाट दिया गया है। मैं इस वक्त कोलकाता के मां फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूं और तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं, ममता बनर्जी के कई होर्डिंग यहां दिखाई दे रहे होंगे आपको। और होर्डिंग के साथ ही कोलकाता की पहचान रसगुल्ला की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ लिखा हुआ है बंगाल को अपनी बेटी पसंद है, यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ही ज़रूरत है और बाहर के लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये एक रणनीति के तहत किया गया है। पहले ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता था, लेकिन उनके रणनीतिकारों ने जब बीजेपी के तमाम नेता आने लगे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए, तब ये तय किया कि अब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की दीदी की जगह बेटी करार दिया जाए, ताकि लोगों को ये समझाया जा सके कि बाहर के लोग, ममता बनर्जी कहती हैं कि बाहर के लोग यानी बीजेपी के लोग आकर के यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं और उनसे बचाने के लिए अपनी बेटी का साथ दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर की तस्वीरों में बंगला में तमाम वाक्य भी लिखे हुए हैं और जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, कोलकाता में जो बड़े संस्थान हैं या ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। तो आप दोनों तरफ सड़क के देखेंगे तो आपको मेरे पीछे भी और सामने भी ममता बनर्जी के कटआउट होर्डिंग्स ही दिखाई देंगे। कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री की रैली के दौरान पूरे कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के झंडे, बैनर और पोस्टर ही दिखाई देने चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो होर्डिंग है, ये महीनों पहले ही उनके रणनीतिकारों ने इस वक्त के लिए आरक्षित करा लिया था और बीजेपी के सामने मुश्किल हो रही है कि अब उन्हें इस तरह की होर्डिंग मिल ही नहीं रही है। तो पोस्टर वॉर दिखाई दे रहा है कोलकाता में, और कोलकाता में मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त और साथी यतेंद्र शर्मा भी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये अरुण, कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को कामयाब बनाने में, बड़ी रैली बनाने की कोशिश बीजेपी की है, उसी का जवाब देने की कोशिश हो रही है, ताकि बीजेपी को कोई मौका ना मिले कि उनके प्रचार प्रसार के लिए और ज्यादा होर्डिंग, पोस्टर्स लग पाएं? क्या यह कोशिश टीएमसी की है ममता बनर्जी का पोस्टर लगाकर? देखिए प्रशांत, ममता बनर्जी ये जानती हैं कि प्रधानमंत्री जब किसी भी राज्य में अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने जाते हैं तो जिस बड़े पैमाने पर आयोजन होता है, हवा का रुख बदलने का मादा रखते हैं प्रधानमंत्री। और कई राज्यों में जहां बीजेपी पिछड़ रही थी, प्रधानमंत्री के जाते ही वहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई और ऊपर की तरफ चढ़ने लगी और सरकारें भी बनाई। और इसलिए उस ग्रैंड शो को, उसकी धार को कुंद करने की कोशिश ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के रणनीतिकार कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे देखिए, ये ममता बनर्जी की पहली तस्वीर है। रसगुल्ला उसमें बना हुआ है, उसके ठीक पीछे
दूसरी होर्डिंग है, उसके बगल में तीसरी है, उसके बाद चौथी होर्डिंग है। तो 4 होर्डिंग तो मेरे पीछे हैं। अब ज़रा ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको 5वीं होर्डिंग दिखाई देगी, उसके बगल में 6वीं होर्डिंग, उसके बाद 7वीं, उसके बाद 8वीं, उसके बाद 9वीं, फिर 10वीं, उसके नीचे 11वीं, उसके बाद फिर देखिए जो कोलकाता की पहचान है ट्राम, उसकी तस्वीर के साथ 12वीं, फिर उसके बगल में 13वीं, उसके नीचे 14वीं, उसके बाद 15वीं तस्वीर। ये तो आप देख पा रहे हैं। उसके पीछे भी तस्वीरें जरा दिखाइए जयपाल रावत जी। एक उधर देखिए, वहाँ पर जो LED स्क्रीन लगाई गई है, दिन भर उसमें तस्वीरें बदलती रहती हैं, वो 16वीं है। तो अगर 500 मीटर के दायरे में आप देखेंगे तो 16 तो बड़ी होर्डिंग लगी हैं। जो कोई होर्डिंग 50 फुट बाई 30 फुट की है, कोई 40 फुट बाई 40 फुट की है। तो 500 मीटर के दायरे में जिधर भी आपकी नज़र जाएगी ममता बनर्जी दिखाई देंगी आपको, और सिर्फ ममता बनर्जी दिखाई देंगी, तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया है। और इसके साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल की संस्कृति है, रसगुल्ला की आप बात कर लीजिए, ट्राम की बात कर लीजिए, इन सब चीज़ों को भी उकेरा गया है तस्वीरों के जरिए। देखिए यहाँ पर हथकरघा उद्योग, यानी ममता बनर्जी किस तरह से विकास के रास्ते लेके और यहाँ के संस्कृति और यहाँ के मूल्यों के सहारे आगे बढ़ रही हैं, और कैसे ममता बनर्जी दीदी की जगह बेटी हो गई हैं, ये सब दिखाने की कोशिश है। यतेंद्र, अगर ये जवाब दिया जा रहा है पोस्टर के जरिए, टीएमसी जब जवाब दे रही है बीजेपी को, किस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही वहां पहुंचने वाले हैं और इसी बंगाल की संस्कृति को लेकर के मुख्य तौर पर बीजेपी घेरती रही है टीएमसी को? देखिए, अगर बीजेपी की रणनीति और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति अगर हम देखेंगे पिछले कुछ समय से, जब से 2014 से अगर हम इसको देखना शुरू करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी समय के साथ चेंज होने वाले नेता। उन्होंने अपनी पार्टी को भी इसी हाई टेक्निक के साथ चेंज किया, और शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वहाँ पर बीजेपी का बोलबाला रहता है। और शायद जो कलकत्ता में देखने को मिल रहा है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले, कि जितने भी होर्डिंग्स, आप मेरे पीछे भी देखिए कि सारे जो कमर्शियल साइट्स हैं होर्डिंग्स की जो प्रचार की, वो ममता बनर्जी ने पहले से ही अपने अधिकार क्षेत्र में लिए। उनकी जो पार्टी है उसने उनका पहले ही शुल्क चुकाकर उन सारी होर्डिंग्स की जगह को अपने अधिकार में ले लिया है। लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है वो यही है कि कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक पोस्टर जारी किया, वो सोशल मीडिया पर जारी किया। तो यानी कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी वो काफ़ी कोसों दूर आगे हैं। और जो ग्राउंड वर्क, जो बूथ लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, उनके नेता जमीनी ग्राउंड पर जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कार्यकर्ताओं को, जनता को लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो वो होर्डिंग मैं जरूर बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ग्राउंड की बात करें, जो बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं, ग्राउंड पर जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी तो ब्रिगेड मैदान में काफी बड़ी, यानी कि मेगा शो, मेगा रैली देखी जाएगी। अगर टीएमसी ममता बनर्जी के पोस्टर के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रही, तो सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी भी पलटवार की मुद्रा में। लेकिन जब इतने पोस्टर लगा दिए जाते हैं तो बीजेपी को एक बार फिर तंज कसने का मौका मिला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम की इसी रैली से पहले कोलकाता को ममता के पोस्टर से पाटने के लिए टीएमसी को अपने निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी होर्डिंग से चुनाव नहीं लड़ती, लोगों के दिल में बसती है। उन्होंने पीएम मोदी की रैली को ट्रेलर बताया और कहा कि 2 मई को पूरी फिल्म सामने आ जाएगी। केशव जी, प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, पूरा कोलकाता ममता बनर्जी के पोस्टरों से पट गया है, सारी होर्डिंग तो उन्होंने ले ली है। हम तो देख नहीं पा रहे हैं कहीं बीजेपी की कोई होर्डिंग दिख पा रही हो। आप लोगों से रणनीतिक चूक हो गई क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई रणनीतिक चूक भी नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी होर्डिंग के बल पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों में है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भरोसा, जो विश्वास, जो समर्थन है, उसका मैं समझता हूं कि जो ट्रेलर है वह आपको दिखाई देगा 7 तारीख को और फिल्म दिखाई देगी 2 मई को। जब 2 मई को पश्चिम बंगाल के लिए मैं एक लाइन में कहता हूं कि 2 मई दीदी गई। तो कौन फिल्म आपकी सुपरहिट होगी? क्योंकि दीदी तो कह रहे हैं कि खेला हो बे। देखिए, टीएमसी का और दीदी का खेल ख़त्म हो गया। जब मैं कह रहा हूँ 2 मई दीदी गई, तो उसके पीछे यही है कि टीएमसी ने जन विश्वास को खो दिया है। सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जब केशव प्रसाद मौर्य से आप बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो 2 मई को फिल्म रिलीज होगी वो दिव्य, भव्य और सक्सेसफुल होगी, लेकिन फिल्म के पोस्टर लगाने की जगह नहीं दे रही है ममता बनर्जी। उस पर क्या कह रहे हैं वो? देखो, वही तो कह रहे थे वो कि जो बीजेपी है वो लोगों के दिलों में उसकी छाप है,
उसको होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं। हालांकि ये बात ये सही नहीं है। बीजेपी भी बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार में होर्डिंग, पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल करती है और लोकसभा चुनाव में देश के तमाम हिस्सों में प्रधानमंत्री मोदी की तमाम होर्डिंग लगती हैं और राज्यों में मुख्यमंत्रियों की होर्डिंग लगती हैं, आदित्यनाथ योगी की उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगती है। लेकिन यहाँ पर रणनीतिक चूक जरूर हुई है, मैं कहूँगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर किया है ममता बनर्जी ने और वो यही काम करते हैं जहाँ भी जाते हैं कि महीनों पहले या यूँ कहें सालों पहले ही कुछ महीनों के लिए इस तरह की जितनी भी साइट हैं, ये जो कमर्शियल साइट हैं, इनको वो खरीद लेते हैं और इसलिए जो लेट हो जाता है, जो समय से रणनीति नहीं बना पाता, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब जो बीजेपी है उसके पोस्टर बैनर अगर मैं आपको दिखाऊं, अमूमन किसी भी जगह अगर रैली होती है प्रधानमंत्री की तो वहां की सड़कें पाट दी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के रंग से और उसके झंडे से। लेकिन यहां पर देखिए आपको कहीं भी एक भी तस्वीर, एक भी झंडा, एक भी पोस्टर और एक भी बैनर नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति ये हो कि दोपहर बाद रात में पूरे कोलकाता को पाट दिया जाए झंडे, पोस्टर, बैनर से। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ममता और सिर्फ ममता ही दिखाई दे रही है चारों तरफ। लेकिन जिस बड़ी फिल्म के रिलीज की बात कर रही है बीजेपी, 2 मई को उनको जगह कम मिल रही है इस वक्त कोलकाता में अपने पोस्टर्स लगाने के लिए। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी ढूंढा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मार्च को कोलकाता में ब्रिगेड रैली को संबोधित करना है और इसमें शामिल करने के लिए उत्तर बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता जुटने शुरू हो चुके हैं। न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन से हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता अब कोलकाता में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। और खबर तो यह भी है कि इस रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाले हैं। बीजेपी नेता पीएम की रैली के लिए लोगों को न्योता देने में अब कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता आ रहे हैं। उनकी ब्रिगेड मैदान पर होने वाली रैली के लिए आज लोगों को आमंत्रण पत्र बांटे हैं। ट्वीट करके आमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं और लोगों को बुलाया जा रहा है पीएम मोदी की इस रैली के लिए। और बीजेपी का दावा यह है कि यह एक अभूतपूर्व रैली होगी जो कोलकाता में होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, अगर पोस्टर्स ममता बनर्जी के ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी को जगह कम मिल रही है, तो क्या कोई दूसरी रणनीति है, कोई काउंटर अटैक की कोशिश है बीजेपी की, और वो किस तरह से कि ये रैली कामयाब हो? देखिए, रैली कामयाब हो, और जहां तक आप पोस्टर होर्डिंग की जो बात कर रहे हैं, पोस्टर होर्डिंग में जरूर ममता की ममता दिखाई दे रही है पोस्टरों को लेकर। और लगातार आप ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं कि लेकिन बीजेपी भी इस रणनीति को, ममता को अच्छी तरह से समझ रही है। और शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पे तो उनका प्रचार चल रहा है, लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट में जो माहिर माने जाते हैं कि एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता, उस बूथ की रणनीति को बीजेपी अपने इस पूरे रैली की जो मेगा रैली है उसको सफल बनाने के लिए अमल में ला रही है। तमाम कार्यकर्ता, सभी नेता, जो सांसद, विधायक जो बाहर से भी आए हैं बीजेपी के, वो उन्हीं बूथों पर काम कर रहे हैं। और लगातार, क्योंकि रैली 7 मार्च की है, कल रैली होने वाली है, लेकिन इसके लिए करीबन 10 से 15 दिन पहले ही तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। और जो तस्वीरें आप देख भी रहे हैं कूच बिहार से, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने आप में बताती हैं कि बीजेपी पोस्टर होर्डिंग में जरूर पिछड़ी है, लेकिन कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर्स को लाने में कोई भी कोताही नहीं छोड़ रही है। और एक तरह से रैली, मेगा रैली जो होगी, उसको पलटवार के तौर पर देखा जाएगा। और यतेंद्र, जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश है उस नारे के साथ कि अपना बूथ सबसे मजबूत, पोस्टर्स के लिए जगह भले ही उन्हें कम मिले, लेकिन बूथ उनका मजबूत हो, और कुछ ऐसी ही रणनीति की उम्मीदवार भी उनका पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे। तैयारी बीजेपी की इसके लिए भी चल रही है, क्योंकि सबसे पहले टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और बंगाल के इस चुनावी रण में बीजेपी और टीएमसी ने अब सबसे बड़े योद्धाओं को मैदान में उतारने की भी तैयारी शुरू कर दी है। एक और तो कोलकाता में पीएम मोदी की कल रैली है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं पीएम की रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में पदयात्रा करके टीएमसी के लिए मोर्चा संभालेंगी और जवाब देने की कोशिश भी होगी। तो एक बड़ी रैली जो ब्रिगेड मैदान में होने वाली है, तो सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी होंगी। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या दोनों ही खेमे किसी भी पल खुद को पीछे नहीं रखना चाहते, इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रैली कर रहे होंगे तो सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी की क्या तैयारी होगी?
देखिए, ममता बनर्जी भी बीजेपी जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट करती है, आप देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति शुरू से इसी तरह की रही है। लेफ्ट ने इतने सालों तक 3 दशक तक शासन अगर किया है तो उसका भी बूथ मैनेजमेंट बेहद मजबूत था। एक एक व्यक्ति तक गली मोहल्ले में पकड़ती। उसको हराने के लिए ममता बनर्जी को भी उसी तरह के संगठन को बनाना पड़ा और तब जाके ममता बनर्जी 10 साल से मुख्यमंत्री बनी हुई है। तो बीजेपी के सामने लड़ाई यहाँ पर मुश्किल है। वो इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी भी काडर बेस्ड पार्टी एक उनकी पास भी है, अच्छा खासा वोट बैंक है, खासतौर से अल्पसंख्यक वोट बैंक उनके पास इंटैक्ट है। उसको तोड़ने की कोशिश या तो हैदराबाद वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी करें या फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी करें। लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा देना चाहती हैं कि हम 10 साल तक सबको साथ लेके चले, इसलिए बंटवारा नहीं होना चाहिए वोटों का। तो वो अपने लोगों को, अपने काडर को एकत्रित करने के लिए रैली कर रही हैं। उनको पता है कि चुनौती बहुत बड़ी है। बीजेपी जिस तैयारी और जितने बड़े पैमाने पर तैयारी के साथ चुनाव लड़ती है, किसी भी रीजनल पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह की रणनीति अपनाई, और मैं आपको बता रहा हूं कि महीनों पहले या सालों पहले ही ये जितने भी स्थान है आरक्षित कर लिए गए, उसी रणनीति का हिस्सा है। तो ममता बनर्जी पूरे मूड में है और पूरी तरह से बीजेपी की रणनीति के खिलाफ अपनी रणनीति और अपनी चालें चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर कल रैली होगी तो बड़ी तैयारी टीएमसी ने भी की है, यानी तू डाल डाल मैं पात पात। सिलीगुड़ी में पदयात्रा का ऐलान टीएमसी की ओर से। ममता बनर्जी पदयात्रा करते हुए सीधे लोगों से मुखातिब होने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जबकि बीजेपी ने यह ऐलान किया है कि कल जो कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी ब्रिगेड मैदान में, वो अभूतपूर्व रैली होगी, एक बड़ी और कामयाब रैली होगी। तो उधर जवाब ममता बनर्जी का यह होगा कि वो लोगों से सीधा संपर्क कर पाएं और इसके लिए कल वो सिलीगुड़ी की सड़कों पर पैदल चलती दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच हम पहुंचे हैं कोलकाता में बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के निवास पर। और दिलीप दादा हमें यहीं मिल गए। सुप्रभात, नमस्कार, सुस्वागतम। कहाँ चले? सुबह सुबह थोड़ा कसरत करने का आदत है, खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा प्राणायाम सब होता है। पूरी टीम है अपने साथ। सुबह लगभग बढ़ती जा रही है आपकी? हाँ, वो तो टीम बढ़ रही है, आगे और बढ़ेगी। तो बैडमिंटन भी खेलते हैं? सब जब जो मौका मिल जाता फिटनेस ठीक रखने के लिए खेल लेते हैं थोड़ा सा। अभी खेलेंगे? हो सकता है एक हाथ। चलिए। तो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ दादा खेला होबे? खेला होबे। ये बताइए दादा कि अभी तो आप यहां खेल रहे हैं, 2 मई के बाद हम कहां खेलेंगे? निवास स्थान कहां होगा? देखिए, हमें तो खेल ही आता है, मैदान बाकी लोग ट्राई करते हैं। सुना है मोदी जी की रैली में मिथुन दा आ रहे हैं? अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले बहुत लोग हैं। कारवां आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। नहीं तो मिथुन दा क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? देखिए, ये तो पार्टी के हाथ में है। मेरे इतना ही काम है कि पार्टी को वहां तक पहुंचाना है। अब इतने सारे एक के बाद एक आते चले जाएंगे तो पार्टी के हाथ में सब चला गया, आपके हाथ में क्या रहा? नहीं, ये प्रकृति के नियम है। देखिए, गंगा इतनी छोटी सी निकली थी वहां से, हरिद्वार से। अब यहाँ देखिए गंगा सागर में कितनी बड़ी हो गई है। नहीं, लेकिन दिलीप दादा की मेहनत का क्या फल मिला? सब लोग अपने लिए मेहनत थोड़ी ना करते हैं। कोई परिवार के लिए करता है, कोई समाज के लिए करता है, कोई देश के लिए करता है, कोई कोई अपने लिए भी करते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिलेगा तो वो स्वीकार किया जाए, आप स्वीकार करेंगे मुख्यमंत्री बनना? अभी तो यहाँ तक जो आए हैं हम, मेरी संगठन मुझे जितनी जिम्मेदारी दी, मैं उसको ठीक से निभाया है। आगे भी जिम्मेदारी के रूप में हम लेंगे जो भी काम आएगा और प्रयास पूरा करेंगे निभाने का। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिलीप घोष को अगर सीएम बनाया जाएगा तो वो बनने के लिए तैयार हैं। अब पार्टी किसको क्या बनाता है ना, कोई नहीं बोल सकता। कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज होते हैं ना कि अरे हम इतने साल मेहनत किए थे, अब इनको भी अकोमोडेट करो, इसको भी अकोमोडेट करो। उनको आप कैसे संभालते हैं? वो संगठन संभालते तो आपका काम है। नहीं, देखिए, राजनीति ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति का छोटा छोटा एम्बिशन रहता है, लेकिन हम सबको मिला करके बड़ा जगह में उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता का माइंडसेट ऐसा रहता है, पहले से वो समाज और देश के बारे में सोचता है। बात सही है कि खुद का भी एक सपना रहता है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा?
नहीं, नुकसान कैसे होगा? समाज आज देखिए, बंगाल के लिए हम काम कर रहे हैं, पूरा देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, बंगाल असुरक्षित अभी भी नहीं। जैसे यहाँ के लोग परिवर्तन और सुशासन चाहते हैं, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर मिल जाए समाज को, तिवारी जी जैसे नेता आए, अब वहाँ पे आपके बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे हम तो इंडिपेंडेंट को दे देंगे, इनको नहीं देंगे। नहीं, वो होता है कई बार। अरे घर में बहू आती है तो उसको एकोमोडेट करने में समय लगता है, और ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बाहर वाले नेता जो आ रहे हैं, ये बहू हैं बेटी हैं? देखिए, पहले बेटी, दूसरी की बेटी आगे घर में बहू बनती है, वो मालकिन बन जाती है। ये हमारी समाज की एक परिपाटी रही है, और पार्टी में से बहुत लोगों को एकोमोडेट करके पार्टी आगे बढ़ता है और सफल होता है। पर पीसी भी तो बेटी होती है ना परिवार की। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, जिस बेटी को ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, है ना। परिवार का एक जिम्मेदारी होता है बेटी को तैयार करके दूसरे के हाथ में सौंपने का। वो कहती हैं कि हम तो जय सिया राम बोलते हैं, आप कहते हैं जय श्री राम बोलते हैं, बंगाल में जय सिया राम होता है। अब इन्हीं बातों पे राजनीति होगी। यही लोग कभी बोलते थे कि जय श्री राम बंगाल का नारा नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं जय सिया राम है हमारा। जब गांव-गांव में जय श्री राम बोलने लगे लोग, तब वो जय सिया राम पर आ गए हैं। जय सिया राम मंदिर में होता है और राजनीति में जय श्री राम होता है। लेकिन जय सिया राम क्यों बोल रहे हैं, उन्हें पूछिए। जो दुर्गा का नाम का काली का नाम ले आते हैं राजनीति में, वो नहीं होना चाहिए। आपने भी तो दुर्गा के नाम पे कुछ बोला था, उस पर विवाद हो गया था। मैं वही पूछा था कि राजनीति में दुर्गा कहाँ से आ गई। समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा हिंदी समझने में प्रॉब्लम है उनको, इसलिए उसको उन्होंने इशू बनाया, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है कई बार। तो ये जो खेला है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम टीम के बीच है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। राष्ट्रवाद जरूर आएगा इसमें। जो बात बात में बंगाल की बात करते हैं, राष्ट्रीयता का भूलते हैं। उस बंगाल में वंदे मातरम रचा गया, जनगण मन रचा गया, आनंद मठ रचा गया, तो वहाँ कैसे बंगाल अलग हो जाएगा? नहीं, पर वो जैसे अब्बास सिद्दीकी हैं, वो बात करते हैं, वो तो जो बात करते हैं वो पूरे बंगाल की बात नहीं है। ये वो राजनीति में तो हो ही रहा है ना, हिंदू मुस्लिम वोट हमारे इतने, वो इलाका हमारा, वो इलाका हमारा। नहीं, देश के अंदर एक छोटे देश हिंदुस्तान युगों से एक रहा है। जनगण मन में, वंदे मातरम में, सब जगह पूरा देश का कल्पना, पूरी देश की नदी, पर्वत, पहाड़, हमारी संस्कार, हमारी पूजा पाठ में जो मंत्र बोला जाता है, सब जगह उल्लेख है। तो केवल देश से कट करके बंगाल अलग करना, ये तो वही बात हो गई ना, विभाजन की बात हो गई। 46-47 में जो नारा चल रही थी, नारों की जो बात आई, आप हिंसा की बात करते हैं, लेकिन आप भी बयान देते हैं कि मार देंगे, काट देंगे। बिल्कुल मारेंगे। जो हमको हमारी अधिकार को छीनने आएगा उसको तो कुछ भी करना चाहेंगे। वो हिंसा नहीं है, क्योंकि हम जब थाने में जाते हैं पुलिस के लिए, वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, FIR नहीं लेते हैं, तो हमको जीने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए। हम तो आप कानून अपने हाथ में ले लेंगे। हम तो प्रतिरोध कर सकते हैं। नहीं, पर ये कानून अपने हाथ में लेना नहीं है, ये हिंसा नहीं है। नहीं, हम हिंसा तो वो नहीं है। आपका जान का ऊपर खतरा हो, आपका सम्मान पर खतरा हो, धन का ऊपर खतरा हो, प्रतिरोध कर सकते हैं। कानून इसकी अनुमति देती है। तो आप में और उनमें क्या फर्क हो गया? नहीं, हम संविधान के दायरे पर, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा हमने, उन्होंने 140 कार्यकर्ता को मार के टांग दिया पेड़ में, मैं उसका प्रतिरोध कर रहा हूँ। तो अब दादा ये बताइए, सीट असल में कितनी आ रही है? आप तो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, 200 तो टारगेट होता है, आने कितनी है? नहीं, हम टारगेट उतना ही रखते हैं जहां पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी पिछले चुनाव को पहले बोल दी 42 में 42 चाहिए, लेकिन उनकी 34 में से 12 घट गई, 22 में आ गए। हमारे नेता बोल दिए 50 चाहिए, 50%, आधा चाहिए। हमने भी स्लोगन लगाया था, 19 में हाफ और 21 में साफ। नहीं, तो जो आपके लोकसभा में आपको मिला वो मोदी जी के चेहरे पे मिला ना, यहाँ तो चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा बता नहीं रहा। देखिए, मोदी जी बिल्कुल चेहरे हैं हमारे। नहीं, पर उधर दीदी का चेहरा है, इधर आपका चेहरा कोई नहीं। कभी कौन बनेगा अगर आप जीतेंगे तो? चेहरा तो बिल्कुल है, लेकिन वो तो फेल हो गया। लोग क्यों उनको हराया 12 सीट में? हम भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर नहीं लड़ते हैं। पार्टी अगर कोई चेहरा देगी तो आपको मंजूर होगा? नहीं, बिल्कुल, पार्टी जो घोषणा करेगी वो तो सब पर है। मिथुन दा आपको मंजूर होंगे? कोई भी आ जाए, हमको क्या है। हम तो जो घोषणा हो गया नेता का, उसको सिंहासन पर बैठाने का काम हमारा। हम तो फौजी हैं, सिपाही हैं हम। नहीं, तो दिलीप घोष को मंजूर होगा कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री बन जाए? मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, हमको क्या लेना है? आखिर में पार्टी में आए, इलेक्शन से पहले पार्टी में आए,
पार्टी जीत जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए? मुझे पार्टी मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं की कि मुझे सीएम बनाना, मुझे डीएम बनाना, क्या बनाना है, एमपी बनाना। मुझे पार्टी जितना आदेश किया है मैं उसको अनुपालना करने का प्रयास किया है और उसका नतीजा है कि 18 सीट यहाँ से जीत कर हम पार्लियामेंट में गए। यानी दावा तो आपका भी है? यानी दावा तो आपका भी है? दावा हम किसने किए हैं? कैप्टन है ना आप? हम स्लोगन देते हैं। हाँ, कैप्टन तो मुझे बनाया गया पार्टी का। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समाज हमको क्यों एक्सेप्ट करेगा? नहीं, पर उसी कैप्टन ने लोकसभा में सीटें दिलाई तो उस कैप्टन का दावा बनता है। वो तो स्वाभाविक है। आप ही इसलिए मेरे इंटरव्यू लेने आए हैं, नहीं थोड़ी ना लेते। ये बहुत अच्छा नोट रहा बातचीत को यहां पर विराम देने का। धन्यवाद। इसीलिए इंटरव्यू लेने आए हैं क्योंकि दिलीप घोष का इंटरव्यू 2 मई के बाद भी लेना है। चलिए, तो आपका काम है, मेरा काम है इतना ही, जो वास्तव है उसको सबके सामने लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ ये खेल खेलने के लिए। राजनीतिक दलों के पश्चिम बंगाल में जीत के अपने अपने दावे, लेकिन इसी के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के साथ ही बम मिलने का सिलसिला भी लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बम मिलने की घटनाओं से ये चुनाव सुरक्षा बल और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं। 2 दिन पहले ही मालदा में एक स्कूल के पीछे रखे गए कई बम बरामद किए गए थे। इसके बाद पुलिस वालों ने इन सभी बमों को अपने कब्जे में लिया और नाकाम भी कर दिया। जबकि इससे कुछ दिन पहले ही पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से देसी बम विस्फोटक के साथ कई और हथियार भी बरामद किए थे और आरोप लगा था आईएसएफ के एक कार्यकर्ता पर, जिसके घर से यह सामान बरामद हुआ था। और पिछले कुछ ही दिनों में तीसरी घटना हुई जहां पर एक बम धमाके में बीजेपी के 6 कार्यकर्ता घायल हो गए थे। एक के बाद एक बम और बंदूक की सियासत बंगाल में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हुए एक बम धमाके में 6 बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद इन सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने 2 लोगों की हालत गंभीर बताई है। घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी के आरोपों के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया और बम बनाने के दौरान इस धमाके को होने का दावा किया है। और लगातार एक के बाद एक इस तरह से बम और हथियार मिलने का सिलसिला पश्चिम बंगाल में जारी है। हालांकि आरोप बीजेपी की ओर से टीएमसी पर लगाया जा रहा है, तो टीएमसी का कुछ और ही जवाब है। लेकिन जिस जगह यह धमाका हुआ वहां आग भी लगी और वहां रखा हुआ काफी सामान जलकर खाक हो गया था। जबकि इस धमाके की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टैक्स चोरी के मामले में एक बड़ी खबर, अभिनेत्री तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स का शिकंजा अब और ज्यादा कसता नजर आ रहा है। आज लगातार चौथे दिन भी डायरेक्टर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। यह छापेमारी मुंबई के साथ साथ पुणे और हैदराबाद में भी चल रही है। अब तक की जांच में फैंटम फिल्म्स पर 2 अलग अलग मामलों में 350 करोड़ रुपए के टैक्स की हेराफेरी का इनकम टैक्स को पता चला है। और खबर यह भी आ रही है कि अनुराग कश्यप ने अपने खर्च में 20 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। इसके अलावा तापसी पन्नू भी इनकम टैक्स अधिकारियों को 5 करोड़ की जानकारी नहीं दे पाई है। इसके अलावा इनकम टैक्स की छापेमारी 2 बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों पर भी लगातार जारी है। मुंबई से हमारे सहयोगी पारस दामा लगातार इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। चौथा दिन है आईटी की रेड का और लगातार पूछताछ और तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पारस, लेकिन चौथे दिन भी आखिर इस तरह की छापेमारी और पूछताछ, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि इतनी लंबी छापेमारी चल रही है आयकर विभाग की?
हाँ जी, हम अभी क्वान के ऑफिस में खड़े हैं। यहाँ लगातार चौथे दिन भी जो है रेड अभी तक जारी है। यहाँ पे अभी भी इनकम टैक्स की एक टीम जो है अंदर मौजूद है, जहाँ पे 3 दिन की तफ्तीश में या 3 दिन की पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई, जहाँ पे फैंटम के जो लोग हैं वो 650 करोड़ रुपए का जो टैक्स चोरी है उसके बारे में ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। वहीं तापसी पन्नू भी जो है वो 5 करोड़ का जो ब्यौरा है वो नहीं दे पा रही हैं। लंबी रेड का कारण ये भी हो सकता है कि और भी कागजात जो है वो खंगाले जा रहे हैं। शायद जो 650 करोड़ का जो घोटाला है वो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता और पूरी तरीके से इस मामले में तफ्तीश करना चाहता है। और इसी के लिए 2 दिन पहले भी जब फोन सीज किए गए थे, इन सारे लोगों के लैपटॉप सीज किए गए थे, तो जो डिजिटल डाटा है वो भी सर्च किया जाएगा। आज और भी कागज जो हैं वो खंगाले जाएंगे। साथ ही साथ तापसी पन्नू का एक ट्वीट भी सामने आया है, जहां पे उन्होंने इनकम टैक्स और सरकार पे इनडायरेक्टली धावा बोलने की कोशिश की है। जहां ट्वीट में पहले उन्होंने लिखा है कि मेरे से पूछताछ की जा रही है उस बंगलों के बारे में जिनको आईटी को लगता है ये उनका बंगला है पेरिस में। साथ ही साथ उन्होंने कंगना पे भी धावा बोला है, जहां पे उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है कि मैं अब सस्ती हीरोइन नहीं रही हूं। तो तफ्तीश जो है वो आईटी की और भी तेज हो सकती है। आज यहाँ क्वान में चौथे दिन भी रेड जारी है, जहाँ कल अनुराग कश्यप के घर से 4 बजे आईटी की टीम निकल गई थी, मगर क्वान के ऑफिस में अभी भी रेड जारी है और आईटी की एक टीम जो है अंदर मौजूद है। क्वान में तो ये तफ्तीश चल रही है, लेकिन उधर दूसरी तरफ ट्विटर पर भी आरोप प्रत्यारोप हैं, वहां जवाब दिया जा रहा है। लेकिन क्या जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है इनसे जुड़े लोगों की ओर से, इनके दफ्तर से, इनके पीआर संभालने वालों की तरफ से, कि 5 करोड़ रुपए का ब्यौरा नहीं दिया गया है जो तापसी पन्नू का खर्च है, लेकिन उसी तरह से 20 करोड़ रुपए की भी खर्च की जानकारी अनुराग कश्यप की ओर से नहीं दी गई है। ये पुख्ता चीज और आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। तकरीबन 350 करोड़ रुपए की हेरफेर और इनकम टैक्स चोरी का आरोप, और इस पूरे मामले में यह तफ्तीश लगातार जारी है। माना यह भी जा रहा है कि बहुत डेटा डिलीट भी किया गया होगा और इसलिए कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी अपने कब्जे में लेकर आईटी डिपार्टमेंट उसकी भी तफ्तीश कर रही। लेकिन यह आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोड सेफ्टी T20 क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए 10 विकेट से उसे हरा दिया है। इंडिया लेजेंड्स के तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने 80 और सचिन तेंदुलकर ने 33 रन बनाए। इस सीरीज के पहले मैच का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। जीत के लिए 110 रनों का पीछा करने उतरी इंडियन टीम जब मैदान पर उतरी तो भारत की तरफ से सचिन और सहवाग की लीजेंडरी सलामी जोड़ी मैदान पर नजर आई। वीरेंद्र सहवाग ने पारी का आगाज अपने चिर परिचित पुराने अंदाज में चौका जड़कर किया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, सहवाग का तूफान और सचिन के शानदार शॉट मैदान के चारों तरफ देखने को मिले। जरूर थी लेकिन अपना खाता खोला। सचिन और सहवाग के बल्ले से रनों की बारिश तब तक नहीं रुकी जब तक इंडिया लीजेंड मैच जीत नहीं गई। सहवाग ने जब शॉट लगाने शुरू किए तो कहीं से नहीं लग रहा था कि वर्षों पहले वो रिटायर हो चुके हैं। सहवाग ने मैच का समापन अपने पुराने अंदाज में शानदार छक्के के साथ किया। मैच खत्म होने के बाद खेल का शुभारंभ करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मैच होना और वर्ल्ड लेवल पर इतने बड़े क्रिकेटर्स का आना सौभाग्य की बात है। इस तरह से वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज का इंडिया लीजेंड ने जीत के साथ आगाज किया। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने भी मैच का जमकर लुत्फ उठाया। बच्चे चाहे तो देश बदल दें, बच्चे चाहे तो एक नई दुनिया बसा दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 10 साल का बाल गोपाल बांसुरी वादक अनिर्बान रॉय, वो बालक जिसने पहली बार 4.5 साल की उम्र में बांसुरी थामी थी जब उसके गुरु और पिता ने उसे पहली बार धुन सुनाई। अब उसके पास 100 से भी ज्यादा बांसुरियां हैं जिन्हें बजाने में वो पूरी तरह से पारंगत हो चुका है। अनिर्बान संगीत में प्रतिष्ठित डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी फेलोशिप पाने वाला भी सबसे कम उम्र का बच्चा है। उसे सुरेश वाडकर म्यूजिक एकेडमी की ओर से भी मास्टर मदन अवार्ड भी मिल चुका है।
इसके अलावा इस नन्हे बांसुरी वादक को नाद ब्रह्म अवार्ड भी मिल चुका है और वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, नीलाद्रि कुमार और कौशिकी चक्रवर्ती जैसे बड़े संगीतकारों के साथ भी परफॉर्म कर चुका है। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए इस विलक्षण बांसुरी वादक से। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।